भाइयों और बहनों, आज इस देश में एक बहुत विचित्र स्थिति है। जो सोचता है वो बेरोजगार है, जो ईमानदार है वो संघर्ष में है, और जो समझदार है उसे समाज अजीब कहकर अलग कर देता है। यह भारत उन लोगों के कंधों पर खड़ा है जो दिखावा नहीं करते, जो शांत हैं, संयमी हैं, जिनके पास बड़ी डिग्रियां नहीं पर गहरी समझ है। वो लोग जो शोर नहीं मचाते पर भीतर जलते रहते हैं सच की आग में। भाइयों और बहनों, यह देश अब ऐसे युवाओं को नौकरी के लायक नहीं कहता है, जो शराब से दूर रहते हैं, जो दूसरों का शोषण नहीं करते, जो पृथ्वी को माता मानते हैं। यही तो असली भारत के नागरिक हैं, यही भारत की आत्मा है। लेकिन सिस्टम को ऐसे लोग नहीं चाहिए, क्योंकि सिस्टम को चाहिए कमाऊ गुलाम, सोचने वाले नागरिक नहीं। जो व्यक्ति सादगी से जीता है, सिस्टम उसे कहता है असमर्थ। पर जो व्यक्ति झूठ और दिखावे से जीता है, सिस्टम उसे कहता है सफल। आज देश का सबसे बड़ा अपराध यह है कि सत्यवादी बेरोजगार हैं और धूर्त लोग मंत्री हैं। यह बेरोजगारी नहीं, यह अन्याय है। ये सिर्फ आर्थिक नहीं, यह आत्मिक हिंसा है। सरकारें, चाहे कांग्रेस रही हो या बीजेपी, सबने इस समस्या को जानबूझकर जिंदा रखा। क्योंकि बेरोजगार जनता सोचती नहीं, सिर्फ ताली बजाती है। बेरोजगारी को उन्होंने राजनीति का ईंधन बना दिया, ताकि जो भूखा है वो सवाल न करे, बस वोट करे। भाइयों और बहनों, ये जो शांत, गंभीर, सादे युवा हैं, ये असफल नहीं है, ये भविष्य है। इन्हें कोई मीडिया नहीं दिखाता, क्योंकि ये बिके हुए नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो इस झूठे समाज को आईना दिखाते हैं अपने मौन से। जो युवा भीड़ से अलग चलता है, जो चमक के पीछे नहीं भागता, जो चाहता है शुद्ध जीवन, सच का साथ और आत्मसम्मान, वही इस युग का असली क्रांतिकारी है। वो अकेला चलता है, पर हर कदम एक आंदोलन होता है। भाइयों और बहनों, बेरोजगारी का हल केवल नौकरी नहीं है। बेरोजगारी का असली इलाज है सच्ची शिक्षा और स्वाभिमान। जो शिक्षा व्यक्ति को मांस और शराब के बाजार से बाहर निकाल दे, जो शिक्षा व्यक्ति को लोभ से मुक्त करे, वही असली शिक्षा है। मगर इस देश की शिक्षा नीति ने बच्चों को सत्य से नहीं, विज्ञापन से जोड़ दिया। अब बच्चा नहीं पूछता सच क्या है, वो पूछता है पैसा कहाँ है। और यही है उस गरीबी की जड़ जो कभी मिट नहीं सकती। ये सिस्टम तुम्हें गरीब नहीं बनाता, ये तुम्हें निर्भर बनाता है, ताकि तुम हमेशा किसी न किसी भगवान, नेता या कंपनी के आगे झुको। और जो झुकना नहीं जानता, वो बेरोजगार कहलाता है। भाइयों और बहनों, अब समय है इन सादे, शुद्ध, विवेकशील युवाओं के सम्मान का, जो अपनी आत्मा को बेचने से इनकार करते हैं, जो नौकरी के लिए अपने मूल्य नहीं छोड़ते, जिनकी जेब भले खाली है पर आत्मा भरी है। मैं आज उन सबके चरणों में प्रणाम करता हूं जो सच बोलने की हिम्मत रखते हैं, जो भूखे रहकर भी सच्चे रहते हैं, और जिनका जीवन इस टॉक्सिक सिस्टम के विरुद्ध एक मौन क्रांति है। भाइयों और बहनों, भारत का भविष्य इन युवाओं के हाथ में है, जिनके पास कम साधन है पर अनंत साहस है, जिनके पास नौकरी नहीं पर जीने का अर्थ है। और मैं स्पष्ट कहता हूं, जब तक इस देश में ईमानदार बेरोजगारों को सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक यह राष्ट्र विकसित नहीं, बीमार राष्ट्र कहलाएगा। भारत को चाहिए ऐसे युवक जो अकेले चलें पर झूठ के खिलाफ खड़े रहें, जो भूखे रहें पर सत्य न बेचें। वही इस देश के असली नेता हैं, न कि वे जो टीवी पर दिखते हैं। याद रखो भाइयों और बहनों, गरीबी तब खत्म होगी जब आत्मा अमीर होगी, और आत्मा तब अमीर होगी जब शिक्षा सच्ची होगी। यह भाषण केवल बेरोजगारों के पक्ष में नहीं, यह भारत की आत्मा के पक्ष में है। यह उन युवाओं के लिए श्रद्धांजलि है जो मांस, मदिरा, झूठ और भ्रष्टाचार के बिना भी गर्व से जीना जानते हैं, भले अकेले क्यों न हो। भाइयों और बहनों, यह वक्त सिर्फ भाषण का नहीं, यह न्याय मांगने का वक्त है। आज भारत की सड़कों पर, घरों में और शहरों के कोनों में ऐसे युवा हैं जो सादगी, संयम और नैतिकता से जीते हैं, पर उन्हें ना तो समाज का सम्मान मिलता है, ना ही आर्थिक सुरक्षा। उनका अपराध क्या है? वह दूसरों से अलग चलना चाहते हैं, वे नशे से दूर रहते हैं, वे जीवन का बोझ बढ़ाना नहीं चाहते, वे उस भेड़ समाज के रीति रिवाज नहीं अपनाते जो अपना चरित्र बेचकर चमक दिखाता है।
मैं उनके साथ खड़ा हूं। हमारे देश के युवा बेरोजगारों की तस्वीर गंभीर है। आधिकारिक सर्वे PLFS के मुताबिक युवाओं 15 से 29 वर्ष की बेरोजगारी दर 2023 से 2024 में लगभग 10.2% थी। यह संख्या केवल आंकड़ा नहीं, लाखों जीवन और परिवारों का टूटना है। रोजगार के अवसर लगातार अस्थिर रहे। हाल ही में एक स्वतंत्र सर्वे रिपोर्ट सामने आई जो बताती है कि देश में बेरोजगारी की दर 42% तक बढ़ चुकी है। सोचिए, 40%। ये संख्या नहीं, ये युवाओं की टूटी हुई उम्मीदों की चीख है। मगर ये रिपोर्ट आपको टीवी पर नहीं दिखेगी, क्योंकि मीडिया अब सत्य नहीं दिखाता, वो सत्ता का विज्ञापन दिखाता है। सरकार चाहती है कि आंकड़े छिप जाए ताकि जनता सवाल न पूछे। और ये खेल नया नहीं है। जब सच्चाई भारी पड़ने लगे तब सिस्टम उसे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा कहकर दबा देता है। यही सबसे बड़ा अपराध है। बेरोजगारी से भी ज्यादा खतरनाक है सत्य को छिपाने की बेरोजगारी। मैं कहता हूं, अगर 42% युवा रोजगार से वंचित हैं तो यह सिर्फ आर्थिक नहीं, नैतिक दिवालियापन है। ऐसे आंकड़े दबाने वाला कोई भी शासन विकास नहीं, विनाश का विज्ञापन कर रहा है। और एक विस्तृत विश्लेषण बताता है कि देश की बेरोजगारी का बड़ा हिस्सा युवाओं में है। युवा आबादी बेरोज वालों का मुख्य हिस्सा बन चुकी है। यह हमारी सबसे बड़ी राष्ट्रीय कमजोरी है। हर साल लाखों युवा काम की तलाश में आते हैं। देश को सालाना 7 से 8 मिलियन नए रोजगार पैदा करने की जरूरत है, सिर्फ ताकि वह डेमोग्राफिक डिविडेंड लाभ उठाए। ये आंकड़े सरकारों के लिए सिर्फ रिपोर्ट नहीं, ये चेतावनी है कि हमारी नीति, हमारी प्राथमिकता और हमारी व्यवस्था कहीं गहरे रोग से ग्रस्त है। तुम्हारे पास कितनी भी डिग्री हो, मैं तुम्हारी पढ़ाई का और तुम्हारे संघर्ष का मान रखता हूं। तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारी आत्मनियंत्रण और तुम्हारा नैतिक साहस, ये सब किसी सर्टिफिकेट से कम नहीं। जो लोग मांस मदिरा से दूर रहते हैं, जो जनसंख्या वृद्धि के प्रति संवेदनशील निर्णय लेते हैं, जो नशों और तानाशाही कसाई सुखों को ठुकराते हैं, वे कुंठित नहीं हैं, वे समझदार और स्मार्ट हैं। उनकी चालाकी जो दुनिया की शर्मनाक सच्चाइयों से छिपने के लिए अपनानी पड़ती है, मैं उसे भी समझता और सम्मान करता हूं। वे कभी भी मूर्ख नहीं हैं, वे परिस्थितियों के साथ जीने का हुनर जानते हैं। मैं ऐलान करता हूं, राज्य का कर्तव्य है कि ऐसे नागरिकों को सुरक्षा, सम्मान और जीवन योग्य रोजगार दें। यदि उन्हें आर्थिक संकट के कारण अपने सिद्धांतों के विपरीत कुछ करने पर मजबूर होना पड़ा, जैसे वैसा काम अपनाना जहां नशा या अपराध जुड़ा हो, तो समाज और सरकार की विफलता का हिसाब पहले मांगा जाएगा। मैं इन युवाओं का पक्ष लेता हूं। उनकी सादगी, उनका संयम, उनका आत्मसम्मान, इन सब का पूरा सम्मान किया जाएगा। जो भी सामाजिक कार्यक्रम, स्किल ट्रेनिंग, रोजगार योजना हो, इन्हें मुखर रूप से शामिल करना हमारा कर्तव्य है। ये आरोप मैं निहायत ईमानदारी से लगाता हूं। यह सिस्टम, जो कांग्रेस का हो या भाजपा का, उसने इस समस्या को बनाए रखा। नीति की कमी, कौशल पर ध्यान न देना, शिक्षा का बाजारकरण और रोजगार सृजन में असंगति, इन सब ने मिलकर युवाओं को दर दर की ठोकरें खिलाईं। जब भी कोई योजना बनी, उसका क्रियान्वयन अक्सर आकांक्षाओं से कम और शब्दों से ज्यादा रहा। यह दोष केवल किसी एक सरकार का नहीं, ये व्यवस्थित विफलता है जिसे राजनीतिक झंडों के पीछे छुपा कर रखा गया। मुझे मालूम है, कई युवा मजबूरी में गलत रास्तों से जुड़े। ड्रग्स का कारोबार, अपराध में समावेश, बहुत बार यह साफ तौर पर चुनाव नहीं बल्कि बाध्यता होती है। उनके प्रति सख्त व्यवस्था का योग्य संघर्ष जरूरी है, पर पहले हमें यह समझना होगा कि क्यों वे वहां पहुंचे। गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक बहिष्कार और शिक्षा व्यवस्था की विफलता ने उन्हें वहां धकेला। उन सबको इलाज चाहिए, सजा पहले, पर उसके साथ पुनर्वास और अवसर भी चाहिए। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, जिनकी नीयत सचमुच गलत थी, उन्हें कानून से निपटना होगा। पर जिन्हें मजबूर होकर फंसना पड़ा, उन्हें वापस लाने का रास्ता देना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। अब वक्त है हम न केवल रोजगार देने की बात करें, बल्कि उन मूल्यों का सम्मान भी करें जो इन युवाओं के जीवन का आधार है। शिक्षा का अर्थ सिर्फ डिग्री नहीं, विचार,
आत्मनियंत्रण और समाज के प्रति जिम्मेदारी है। सरकारें, बीते हुए और वर्तमान दोनों को इस पर जवाबदेह ठहराया जाएगा। मैं जनता से पूछता हूं, क्या हम ऐसे समाज में रहना चाहते हैं जहां सच्चा संयम और नैतिक साहस अपमानित हो? नफरत नहीं, संघर्ष नहीं, पर सम्मान, अवसर और गरिमा देना हमारा फर्ज है। तुम अकेले नहीं हो, तुम स्मार्ट हो, तुम्हारी समझ दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है। तुम संघर्ष कर रहे हो, पर तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं होगा। मैं इन्हीं युवाओं की आवाज बनकर कहता हूं, हम ये झूठा सिस्टम बदलेंगे, नीति बदलेंगे, अवसर बढ़ाएंगे और उन लोगों का साथ देंगे जिन्हें समाज ने अकेला छोड़ दिया। अगर सत्ता ने भी इसे नजरअंदाज किया तो हम जनता के रूप में उसे याद दिलाएंगे। गर्व से जियो, सत्य के साथ खड़े रहो, डिग्री चाहे जितनी भी हो, पर तुम्हारी आत्मा अमूल्य है। भाइयों और बहनों, अब जरा सोचिए, अगर आचार्य प्रशांत इस देश के प्रधानमंत्री होते तो भारत कैसा होता? बेरोजगारी की जगह योग्यता और विवेक का राज होता। युवाओं को नौकरी के लिए नहीं, न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ता। वे शिक्षा को बाजार से निकालकर बुद्धि का साधन बनाते। हर कॉलेज, हर विश्वविद्यालय को यह सिखाया जाता, डिग्री नहीं, दिशा दो। बच्चे को परीक्षा नहीं, प्रज्ञा दी जाती। तब यह 42% बेरोजगारी दर नहीं, 100% जागरूक नागरिकता होती। आचार्य प्रशांत कहते हैं, जिस समाज में विवेक मरता है वहां रोजगार भी मरता है। तो वे सबसे पहले वही करते जो हर सच्चा नेता करता, मानव को पुनः मनुष्य बनाते। वे इन सादे, नशा मुक्त, सजग युवाओं को अलग नहीं कहते, अग्रणी कहते। वे कहते, जो व्यक्ति भोग से परे है वही सृजन के योग्य है। इसीलिए वे उन युवाओं को राष्ट्र की आत्मा बनाते जो शराब, तंबाकू, मांस और परिवार पितृसत्ता के टॉक्सिक मोह माया से दूर रहकर चेतना के साथ जीते हैं। ये वही युवा हैं जो दुनिया से नहीं भाग रहे, बल्कि झूठ से दूर रहकर सच की रक्षा कर रहे हैं। आचार्य प्रशांत होते तो इन्हें बेरोजगार नहीं, भारत के आत्मनिर्माता कहते। उन्हें नीति आयोग नहीं, विवेक आयोग में जगह मिलती। अगर आचार्य प्रशांत प्रधानमंत्री होते तो नशे का कारोबार सबसे पहले गिरता। शराब, तंबाकू, मांस और मादक उद्योग जो आज जीडीपी के नाम पर पाप फैला रहे हैं, वे ध्वस्त हो जाते। वे कहते, जो उद्योग शरीर को गुलाम बनाता है वह राष्ट्र की आत्मा का शत्रु है। अतः नशे के साम्राज्य को वे कानून नहीं, चेतना से मिटाते। हर गांव में सत्य संवाद केंद्र खुलता जहां युवा अपने भीतर की शक्ति पहचानते और सरकार उन्हें साधना, विज्ञान और तकनीक का मेल सिखाती। आचार्य प्रशांत देश के सत्ता में होते तो कहते, रोजगार कोई दान नहीं, अवसर नहीं, यह जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति को इस लायक बनाते कि वह अपने भीतर से काम निकाले, बाहर से भीख न मांगे। वे एआई, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, खेती, कोडिंग और क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स में युवाओं को लगाते ताकि वे धरती के रक्षक बने, उपभोक्ता नहीं। ऐसा भारत बनता जहां सादगी कमजोरी नहीं, महानता का प्रतीक होती। जहां नशा मुक्त युवा सम्मानित होते और शोर मचाने वाले मनोरंजन नायक नहीं। जहां झूठी शिक्षा नहीं, चेतना नीति चलती। जहां सरकारें नहीं, विवेक का संविधान शासन करता। भाइयों और बहनों, आज अगर हम उस दिशा में चलें तो भारत फिर से वह भूमि बनेगा जहां तप, संयम और प्रज्ञा शासन करती थी। यही वह भारत है जिसके लिए संत कबीर ने कहा था, हिंदू कहे मोहिराम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो उलरी मरते, मर्म न पाया कोई। आचार्य प्रशांत हमें यही सिखाते, धर्म, जाति, दल ये सब बाहर है, भीतर अगर विवेक है तो वही भारत है। अगर आचार्य प्रशांत प्रधानमंत्री होते तो भारत जीडीपी में नहीं, चेतना में नंबर 1 होता। वो भारत जहां मादकता नहीं, विवेक का नशा चलता है, वही असली अमृत काल होगा।